आई थिंक वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो, अभी हम लोगों ने कल एक सिनेरियो बनाया था एफडीआई का, कि हमने कहा था कि एक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें लंदन एलएलसी 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, जो इक्विवेलेंट है 12 लाख यूएस डॉलर के, थ्रू सीसीपीएस बाय वे ऑफ राइट इशू, एंड मनी आने वाली है जुलाई 31, 2020 को। तो इस प्रोसेस में आपने हमको ये एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ये असाइनमेंट मिलती है तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है उसको अपॉइंट करना है, और आरबीआई फर्म्स की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कल आपने वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया था कि इसमें 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है एंटिटी रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे कंपनी की मास्टर डिटेल्स आरबीआई के पोर्टल पे एंटर की जाती है, और उसके बाद है बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आपने ये बोला था कि हमको प्रेफरेबली जिस बैंक में मनी आ रही है उसी बैंक में हमको ये बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। फिर आपने ये बोला था कि जो हम मनी किसी बैंक अकाउंट में आएगी तो हमको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवा के रखना है, और जिसमें रफली 1 वीक लगता है। फिर हमने बोला था कि अगर हमें ये लेना है पैसा तो क्या रिक्वायरमेंट है जो पैसा आने से पहले, और क्या रिक्वायरमेंट है जो पैसा आने के बाद पूरी करनी पड़ेगी। तो आपने हमको ये एक्सप्लेन किया था कि पैसा आने से पहले एक एफडीआई डिक्लेरेशन रहती है, जिसका फॉर्मेट आपने हमको दिखाया था कल। वो जो भी आपने ऑथराइज्ड डीलर बैंक अपॉइंट किया है उससे इन प्रिंसिपली ओके करा के रखना चाहिए। तो उसमें आपकी वो सब डिटेल्स रहती है जो आप उसको एडवांस में ही दे के रखते हो, सो दैट आपका कंफर्ट रहे जब वो फॉर्म फाइल करेंगे तो आपका एफसीजीपीआर वो जल्दी से अप्रूव कर दे। तो ये डिक्लेरेशन जो है, आप बोल रही थी कि जब भी हमें करना है इमीडिएटली पहले ही मांगना चाहिए, पुरानी डिक्लेरेशन पे नहीं रिलाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 हफ्ता पहले किया था और वही डिक्लेरेशन आप दोबारा दे रहे हो, जब भी आप कर रहे हो बैंक से एक फ्रेश डिक्लेरेशन का फॉर्मेट मांगो। अब आपने ये बोला कि हमने अकाउंट खोल लिया, बैंक को एफडीआई डिक्लेरेशन दे दी, 31 जुलाई को हमको पैसा आ गया। तो अगर हम ये बोलते कि 7 डेज का नोटिस दिया, तो हमने 7 अगस्त को बोर्ड मीटिंग बुलाई जहां पर हमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया। यहाँ पर आपने हमको ये बताया था कि अलॉटमेंट जो है विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी करनी चाहिए। सो अगर आपने ये बोला था कि अगर 31 जुलाई को पैसा आ रहा है, सो अगस्त और 29 सितंबर वुड बी द लास्ट डेट। अब यहाँ पे नेचुरली क्वेश्चन ये आएगा, अगर हमने अलॉटमेंट नहीं की तो क्या होगा। तो आरबीआई के रूल से आपको ये बता रहे थे कि अगर वो आपने अलॉटमेंट नहीं करी तो विद इन 15 डेज आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा, और अगर आपने अलॉटमेंट कर दी तो विद इन 30 डेज आपको एफसीजीपीआर फाइल करना पड़ेगा। फिर इस पूरे प्रोसेस में ये एफआईआरसी वर्ड यूज होता है, जो है फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस सर्टिफिकेट, जो ये बैंक जो आपका ऑथराइज्ड डीलर बैंक देता है, ये बोलते हुए कि आपको फॉरेन से पैसा आया है, इस दिन आया है और इतने डॉलर्स आए हैं। तो ये जनरली आपने बताया था कि जिस दिन पैसा आया और बोर्ड मीटिंग है उसके बीच का होना चाहिए। सो लाइक हमारे केस में जुलाई 31 से अगस्त 7 के बीच में एफआईआरसी हमारे पास आ जाना चाहिए, ताकि हम बोर्ड में प्लेस कर सके कि एक्चुअल पैसा आ गया। अलॉटमेंट होने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर तो शेयर्स डीमेट में हो तो आपको एक पैस 3 फाइल करना है और कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू शेयर क्रेडिट कराने हैं, और अगर फिजिकल के थ्रू है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंपिंग करके शेयर सर्टिफिकेट रेडी करना है, राइट। तो यहाँ फाइल फॉर्म पैस 3 के साथ इसको आप फर्दर अमेंड करो एंड इशू सर्टिफिकेट। और पूजा, आप देख रहे हो ना, जब मैं आपसे वो बात कर रहा था रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज के लिए, तो यही वे है जिस वे से हम लोग कवर करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। हाँ, ये तो इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन, फैंसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल चाहिए कि क्या फॉर्म फाइल होगा, क्या देखेंगे। अभी अगर आपको इसका पिछला कैप करना हो तो कल का सेशन का वीडियो देख लेना। सो आई थिंक वो पूरा लिंक बन जाएगा। ये अपना जो हम फेमा कर रहे हैं, फेमा का ये नेक्स्ट स्टेप था, जो हम जिस चीज के लिए हमने शुरू किया था ये काम। ये वो एंड प्रोसेस है जो हम अभी कर रहे हैं। जो हम जितने भी फेमा एनडीआई रूल्स सब पढ़ेंगे वो एंड में यहाँ जाके ही खत्म होंगे इस वर्कशीट में। ठीक है, तो आपने ऋतु ये बताया कि हमको 30 डेज में एफसीजीपीआर फाइल करना है, राइट। अब हमको आप ये बताने वाली हो, आज 2 सिनेरियो आप लेने वाली हो। एक एफसीजीपीआर कैसे भरते हैं, 12th में लिखो हाउ टू फिल एफसीजीपीआर। फिर 13th पे लो,
अगर लोग शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो FCTRS क्या है और उसके रूल्स क्या है? TRS प्रोविजंस एंड प्रोसीजर एंड इट्स रूल्स। ठीक है, चलेगा। ठीक है, अभी रितु मैं आपको देता हूँ, अब आप आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करो FCGPR से शुरू करके कि क्या है FCGPR, कब करना तो हमने देख ही लिया, तो उसको कैसे करते हैं। हाँ। सो दैट अगर पर्पज ये है, आप इसको इस ऑब्जेक्ट से लेके करो कि कोई आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता है, FCGPR का नाम भी नहीं पता है, वो भी जब उसको देखे तो वो कर पाए, सिर्फ आपका वीडियो देख देखे Yes. कि जैसे हम लोग यूट्यूब पे रेसिपी बनाते हैं ना केक की, सेम वैसे। यस। ठीक है, चलो कुछ रहेगा तो मैं आपको मैं इंटरप्ट करता हूँ। हाँ, मैं जो ये कल बताना आई गेस रह गया था, ये जो लॉगिन करेंगे यहाँ पे, ये वो आईडी नहीं है जो हमें फर्स्ट टाइम एंटिटी मास्टर से मिलता है। ये बिजनेस यूजर वाला आईडी होता है जिससे हम फाइलिंग करते हैं। बिजनेस यूजर जब सेकेंड टाइम करते हैं हम यहाँ से, ये वाला, इसके बाद जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है उससे लॉगिन करके हमें जिस बैंक से किया था उससे हम फाइलिंग करते हैं। तो टेक्निकली एंटिटी Not यूजर with the- तभी करना है जब आपको कोई इसमें मास्टर डाटा में चेंज करना है, तभी वो लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगी। ये और फर्स्ट टाइम, ये हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए ही होता है, हाँ इनिशियल। जी, ठीक है। हाँ। रितु, ये कल बताया था, दिस इज हाउ द लॉगिन पेज इज। यस पूजा। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर फॉर्म्स पोर्टल पे हमने जो बेसिक डिक्लेरेशन डाला था उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हैं एड्रेस में या किसी चीज में, तो चेंज कैसे करते हैं? मेल भेजना पड़ता है आरबीआई को? आरबीआई की हेल्प डेस्क यहाँ पे दिख रही है, फॉर्म्स एप्लीकेशन हेल्प डेस्क। यस। हाँ, ये वाला ईमेल आईडी है, यहाँ पे होता है। और देयर आर मेनी फोन नंबर्स अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ आरबीआई। वो लोग ईमेल के थ्रू भी रिप्लाई करते हैं एंड दे गिव, आप ईमेल पे पूछेंगे तो वो प्रोसीजर बताएंगे। दैट प्रोसीजर कैन नॉट बी डन थ्रू लॉगिन, इट कैन बी डन ओनली थ्रू ईमेल। यस 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 यस, खाली यहाँ से पासवर्ड चेंज होता है हमारा, दैट्स इट। हम आईडी कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें ये ईमेल आईडी वगैरह चेंज करना है, जो भी चेंज करना है कंपनी के मास्टर डेटा से, वो हम ईमेल के थ्रू ही कर सकते हैं। और एक प्रोसीजर बताते हैं वो लोग, वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है। थैंक यू। यस, तो ये जो 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे ऑप्शन आता है फाइल रिटर्न और एक हेल्प। ये 2 ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास एस आरबीआई फॉर्म्स में। हेल्प में जनरली डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं हमें, ये हमेशा मॉडिफाई होते रहते हैं एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। जब भी हम फाइलिंग करते हैं, ये फॉर्म्स के यूजर मैनुअल्स पढ़ लेने चाहिए, FAQs इफ यू हैव एनी डाउट। और ये जितने भी दिए हुए हैं यहाँ पे मैनुअल्स, ये पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी अपडेट होते ही रहते हैं। पहले कुछ और था, कुछ ना कुछ इसमें अमेंडमेंट आता ही रहता है आरबीआई के एंड से, सो दैट बिफोर फाइलिंग हमें पता रहे कि कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है क्या। जनरली हम जब एडी बैंक से हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि हमें FCGPR में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फाइलिंग के टाइम पोस्ट रिसीविंग ऑफ मनी, तो वो बता ही देते हैं। फिर भी कई बार वो लोग भी अपडेटेड नहीं होते हैं, सो हमें यहाँ पे चेक कर ही लेना चाहिए। आई डू दिस जनरली। फाइल रिटर्न के अंदर एक ही ऑप्शन आता है, सिंगल मास्टर फॉर्म। दिस इज क्रिएटेड, ये ब्लैंक ही रहेगा अगर आपने आज तक कभी भी कोई FCGPR या FCTRS फाइलिंग नहीं की है तो। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन से फॉर्म्स है? FCGPR, FCTRS, LLP1, LLP2, ESOP, CN, DRR, DI। इसमें से FCGPR और FCTRS हम करने वाले हैं। ठीक, ये अपना पूजा जब हम पूरा NDI रूल और DI रूल कर चुके होंगे, सो आई थिंक हमको इन फॉर्म्स के बारे में मालूम रहेगा, फिर हम एक सेशन दोबारा करेंगे इन बैलेंस फॉर्म्स को पकड़ने के लिए। करेक्ट। तब हम इससे लॉगिन करेंगे तो फिर ये सब करेंगे, या फिर यूजर मैनुअल के थ्रू करेंगे। ठीक मैं है, फिलहाल आपको एक फॉर्म जो भरा हुआ है वो बता रही हूँ फॉर ईज। फॉर्म जैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम? डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, हमें दिखता है यहाँ पे। ओके,
ऑर्डर। हाँ, फिल किया हुआ दिखता है, अटैचमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। अभी मेरा क्या बोलना है रितु, इसमें जो भी हाँ। लिखा है ना काले अक्षरों में सब पढ़ो और उसको एक्सप्लेन कर दो ऊपर से नीचे तक। हाँ सर। फुल से। So basically, sir just hold on. मैं पहले ऐड न्यू रिटर्न करके बताती हूँ बिकॉज इसमें थोड़ी हाँ कॉन्फिडेंशियल ठीक है, हाँ ठीक है, आप वो इंडिया एलएलपी हाँ। करो, बाद में डिलीट कर दो। हाँ, सेव। ये प्री फिल होता है हमेशा, जो भी रहता है दिस इज ऑलवेज प्री फिल्ड, क्योंकि एंटिटी मास्टर में हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसमें है। ठीक है। ओके, सो विल गो बाय डिटेल्स। ये है प्री फिल होने के बाद सेकंड ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ रिसीव्ड एफडीआई एंट्री रूट एंड एप्लीकेबल सेक्टरल कैप। मतलब हमारा एफडीआई कौन से रूट से आया है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट, और एप्लीकेबल सेक्टरल कैप, हमें कितना परसेंटेज अलाउड है एफडीआई लेना हमारी कंपनी में, जो हम एफडीआई डिक्लेरेशन में ऑलरेडी दे चुके होते हैं। वी हैव द डिटेल्स। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑटोमेटिक रूट। So ये हमें भरना है कि क्या है, ये भरा हुआ है कि क्या है, भरना है? नहीं, ये भरना है। मैंने न्यू फॉर्म किया था, वापस दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे मैं सर्च करूंगी ना, यहाँ पे एक डेट डालूंगी, फ्रॉम टू डेट ऑटोमेटिक आज की आती है। फ्रॉम जहाँ से भी लेना है मैं ले सकती हूँ। सर्च करूंगी, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है एफसीजीपीआर, सर्च रिटर्न करूंगी तो मेरे जितने भी एफसीजीपीआर फिल किए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, इस डेट से इस डेट तक के जितने भी हैं वो आ जाएंगे। मैं फिलहाल ऐड न्यू रिटर्न कर रही हूँ। ऐड वॉइस फ्री। तो आपकी वॉइस गई। आई थिंक अपनी होस्ट गायब होगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। शेयर करो। हाँ, पर आप सर्च क्यों करें, सीधा डायरेक्टली ऐड न्यू रिटर्न क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कुछ अटैचमेंट्स थे उसमें, मुझे याद आया तो मुझे दिखाने पड़ेंगे। नहीं तो मेरा क्या बोलना है, एफएक्यू में भी तो ये पूरा स्क्रीनशॉट्स रहते हैं ना इसके। रहते हैं, सारे अटैचमेंट्स नहीं रहते हैं सर। तो हाँ, तो मैं वही कर ठीक है, रहा फिलहाल के लिए ऐड न्यू रिटर्न कर देती हूँ। हाँ, बाद में जहाँ लगेगा हम लोग देख लेंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, फॉर नाउ हमने सिलेक्ट किया था ऑटोमेटिक रूट। दोनों में क्या फर्क है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट क्या है? ऑटोमेटिक रूट वो होता है जब हमें हमारा जो सेक्टरल कैप होता है, हमें कितना एप्लीकेबल है, उस पहली बात तो उतना, और हमारा कौन सा सेक्टर है, हमारा एंट्री रूट हमारे कौन से सेक्टर में एप्लीकेबिलिटी होती है कि हमारा कौन सा बिजनेस है, उस हिसाब से हमें ऑटोमेटिक या गवर्नमेंट रूट अप्लाई होता है। तो इन केस हमारा सेक्टर किसी ऐसे सेक्टर में फॉल करता है जो हम आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर दिया हुआ है, तो हमें वहां से गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ता है तो हमें ऑटोमेटिक रूट एप्लीकेबल। ठीक है। हाँ, एप्लीकेबल सेक्टरल कैप एंड स्टैट्यूटरी सीलिंग, हम कितनी एफडीआई ले सकते हैं। तो हमारे केस में 100% लेते हैं हम, हमारे बिजनेस सेक्टर पे के ऊपर होता है कि हमें कितना एप्लीकेबल होता है। मेरी नॉलेज में जो है मल्टी ब्रांडिंग होता है तो 51% तक अलाउड है,
अगर नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस है, टेक्सटाइल्स या वीविंग या कॉटन फैब्रिक्स कुछ भी, जी तो 100% तक ले सकते हैं। ठीक है। हाँ। Whether the foreign investment is received for a specific project, manufacturing unit or manufacturing plant, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। अगर हम yes करते हैं तो हमें यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है। However, मेरे केस में ये नहीं है, तो हम नो करेंगे। ये जनरली अलग स्केल पे होता है, जो रेयरली यूज्ड थिंग है। So we will not talk about this in this lecture. पिन कोड, स्टेट, सिटी और ब्राउन फील्ड है कि ग्रीन फील्ड है? ओके। Yes. Now we'll go for the FCGPR फॉर्म, जो यहाँ से शुरू होता है। ये बेसिक डिटेल्स थी हमारे FDI एंट्री रूट के बारे में। इशू डिटेल्स, हमारा डेट ऑफ इशू क्या है? 31 जुलाई इन 7 अगस्त। नहीं, 7 अगस्त है हमारा। हम फ्यूचर डेट नहीं ले सकते हैं सर, तो आज की हम डेट यहाँ पे आज की 18 तारीख ले। ठीक है। नेचर ऑफ इशू हमने कल सिलेक्ट किया था, राइट इशू। मैं बता देती हूँ आराम यहाँ से पे कौन क्या क्या होते हैं। हाँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्राइवेट अरेंजमेंट, राइट्स, बोनस, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जब कंपनी बनती है, अगर तभी भी एफडीआई के थ्रू पैसा आ रहा है, तभी भी एफसीजीपीआर फाइल होता है। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल नोट्स। कन्वर्टिबल नोट क्या होता है पूजा? है क्या? कल ही हम लोगों ने पढ़ा। कन्वर्टिबल नोट जो है वो इनके लिए है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए। डेट जो कन्वर्ट, हाँ, जो डेट जो कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में 5 साल के अंदर या पेड हो जाए। हाँ, ठीक है। हाँ, यस सर, इनका 5 साल का ही पीरियड होता है। हाँ, 5 साल, लेस देन 5 इयर्स। ठीक है। कन्वर्जन मैंने 10 इयर्स का सुना है, क्योंकि स्टार्टअप को 10 इयर्स हो गया है ना। हाँ, अभी बीच में अमेंडमेंट हुई होगी तो। लेकिन अभी जो फेमा का जो रूल्स है, एनडीआई रूल्स, वहाँ पे 5 इयर्स लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अभी कल रात को ही हम लोग अगर कन्वर्टिबल नोट्स लिए हुए हैं तो 5 साल के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा फेमा में लिखा हुआ है, फेमा के एनडीआई रूल में। कल रात को हम लोग एनडीआई रूल्स कर रहे थे, जो हमने अपलोड भी किया है। उसमें कन्वर्टिबल नोट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एनी डेट इशूड बाय स्टार्टअप व्हिच इज कन्वर्टिबल विद इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स। डिपॉजिट रूल में एग्जम्पशन दिया उन्होंने कन्वर्टिबल नोट्स के लिए, लेकिन फेमा की डेफिनेशन में अभी भी 5 इयर्स ही लिखा हुआ है, जो उनकी साइट पे रूल्स अवेलेबल है। ओके। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ 2 FVCI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ओके। हाँ, ESOPs, shares issued upon exercise of ESOPs, issue of sweat equity shares, participating interest, rights in oil field, ये शायद रेयर केस वाले जो आते हैं उनमें से है। एंड अदर्स, मैं अदर्स का यहाँ पे स्पेसिफिकली बताऊंगी। जनरली अगर राइट्स इशू कर रहे हैं हम, और राइट्स इशू के अंदर जनरली हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने का राइट्स देते हैं। बट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजंस दिए हुए हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ना भी है तो या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनके नाम पे रिनाउंस कर सकते हैं, अदरवाइज द बोर्ड कैन डिस्पोज दोस शेयर्स एज बेनिफिशियल टू द कंपनी, अगर वो सब्सक्राइब नहीं होते हैं राइट इशू के पीरियड में। तो जब ऐसे शेयर्स हम अलॉट करते हैं और एफसीजीपीआर फाइलिंग करते हैं, एफडीआई रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो ना राइट्स के अंदर आएगा ना ही कोई और के अंदर आएगा, वो अदर्स के अंदर आएगा। रीजन, अगर हम राइट रिनाउंसिएशन वाला पॉइंट और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है उनकी बात कर रही हूँ। अगर एग्जिस्टिंग को रिनाउंस किया है तो राइट्स चलेगा, बट अगर आउटसाइडर को रिनाउंस कर दिया है या फिर आउटसाइडर को डिस्पोज किया है बोर्ड डिस्पोजल के अंदर, तो अदर सिलेक्ट इसलिए करना पड़ता है कि वो लोग राइट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि राइट्स, अगर राइट्स इशू किया है पहले भी इनका एफसीजीपीआर हुआ होगा, क्योंकि ये तो फॉरेनर है, पहले का एफसीजीपीआर रिपोर्टिंग दो, उनका नंबर दो, तो दे आस्क फॉर सर्टेन डिटेल्स। तो हमें एक ऑप्शन दिया गया है अदर्स, और हम बाद में कुछ लेटर्स, रिनाउंसिएशन, एक्सेप्टेंस लेटर्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो भी प्रूफ्स हैं, हम अदर्स के अंदर लेटर के अटैच कर सकते हैं कि हमने इन्हें रिनाउंस किया है, एंड दे आर कवर्ड अंडर राइट्स इशू अंडर रिनाउंसिएशन ऑप्शन। ठीक है। This has happened with me, so I am sharing this. ठीक है। रिजेक्ट हो गया था राइट्स इशू के बेसिस पे, इसीलिए। तो these are the options। फिलहाल हम राइट्स सिलेक्ट करेंगे।
हाँ, ये है इनिशियल FCGPR रेफरेंस नंबर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट फाइलिंग। ऑफ कोर्स ये राइट्स है, तो ये हमें डालना होगा बिकॉज हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डालना है। कुछ भी नंबर डाल सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, बट इट्स ओके, ये आगे चला जाएगा। हाँ, whether the change in shareholding pattern due to this transaction being reported has already been accounted in pre-transaction shareholding pattern. तो generally this is no. हमने कोई पहले से रिकॉर्डिंग नहीं की है इसकी कहीं पे। ये कहाँ पे होता है मालूम है? मैं समझाऊं क्या है? हाँ बताइए। पार्टली पेड अप शेयर्स के केस में आप कैपिटल में ऐड कर देते हो, आप समझ रहे हो? फुल्ली पेड का अमाउंट। अगर आपने पार्टली पेड अप शेयर्स किए और आपने सिर्फ 75% पैसा कॉल किया, तब भी आप FCGPR भर रहे हो। हाँ, उस स्टेज पे आपने पूरा प्रोसेस किया जो अभी आप हमें बता रहे हो। जब बैलेंस 25% की रिपोर्टिंग करोगे, हाँ, तब भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कैपिटल हमारी बढ़ गई है और ये सब हो गया। हाँ, तो उस केस में ऑलरेडी प्री ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग पैटर्न में वो शेयर्स एडिड होंगे क्योंकि उसका पैसा फाइल हो चुका है। अच्छा, शेयर्स ऐड हो गए हैं, पैसा अभी ऐड हो रहा है। हाँ, ये देखो ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, whether the change in the shareholding pattern due to this transaction being reported, वर्षा भी ज्वाइन कर, whether the change in the shareholding pattern due to this transaction being reported has already been accounted in the pre-transaction shareholding pattern, कि जो भी ट्रांजेक्शन के जो आप रिपोर्ट कर रही हो, क्या ये पहले ही प्री ट्रांजेक्शन शेड्यूलिंग पैटर्न में इंक्लूडेड है कि नहीं? ठीक है? यस यस सर। तो हम जनरली नो सिलेक्ट करते हैं। वर्षा ने अभी ज्वाइन किया है क्या? एक बार रीरन कर देना फटाफट शॉर्टकट में। हाँ, मैं रीरन करती हूँ। होम पेज से कर। हाय वर्षा। Hi, I'm so sorry. Actually, it's just because of my baby, I could not attend it. That's okay. Now, Time already shuffle मैंने भी किया था. Sorry for that. अभी चालू किया हमने, 7:30 ही चालू, 20 मिनट ही। हाँ, तो मैं लॉग आउट करती हूँ एक बार। हम यहाँ से लॉग इन करेंगे वापस। ये RBI का forms.rbi.org.in पेज है, यहाँ पे लॉग इन करना होता है। बिजनेस यूजर की आईडी, लॉगिन आईडी ये वो है बिजनेस यूजर वाला आईडी जो हम सेकेंड टाइम क्रिएट करते हैं, जिस बैंक के थ्रू हमें फाइलिंग करनी है, जिसमें पैसा आया है और जिसका हमने यूजर आईडी क्रिएट किया था। Hello. Yes, we can hear you. Yes, everyone's there ना? तो इसके फाइल रिटर्न का ऑप्शन है, जिसके अंदर सिंगल मास्टर फॉर्म एक ही ऑप्शन आता है, जिसके अंदर हमें SMF में रिपोर्टिंग करनी होती है फॉर FCGPR, FCTRS एंड वेरियस अदर फाइलिंग्स अंडर FDI। वी आर गोइंग फॉर FCGPR। आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइलिंग होती है। हम इस सेशन में FCGPR और FCTRS लर्न करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी फाइलिंग की है इसी लॉगिन आईडी से, तो ये वो डेट होती है जहां से आप पुरानी फाइलिंग उस दिन से लेके, और यहाँ पे टू डेट ऑटोमेटिक आज की आती है। वो सारे रिटर्न यहाँ दिखेंगे सर्च रिटर्न करने पे, ये पुराने रिटर्न यहाँ दिखेंगे। अगर हम बेसिकली फ्रॉम डेट में इनकॉर्पोरेशन का डेट भी डाल देते हैं तो कुछ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं ना, मैं कोई भी डेट डाल सकती हूँ यहाँ पे। कोई वो दिखाएगा वही जिस दिन से फाइलिंग आज तक आता है। करेक्ट। हाँ, ये वैसे ही दिखाएगा। मैं ऐड न्यू रिटर्न कर रही हूँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। हाउ वी विल फिल द न्यू रिटर्न। फर्स्ट रो है वो फील्ड होती है, कंपनी का सिन नंबर, कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का नाम, एप्लीकेशन डेट, क्योंकि आज हमने लॉगिन किया है ऐड न्यू रिटर्न करके, ये ऑटो फिल होता है। ये एंटिटी मास्टर रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं उस वक्त ही हमारे यूजर आईडी। नाउ वी गो फॉर सेकंड
डिटेल्स ऑफ रिसीव्ड एफडीआई एंट्री रूट एंड एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप। कल हमने पढ़ा था वर्षा, एफडीआई एंट्री रूट और एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप क्या होता है, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट। इन दिस केस हम ऑटोमेटिक रूट से आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप, स्टैट्यूटरी सीलिंग, जो भी हमारी कंपनी को हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप है, हम कितनी एफडीआई ले सकते हैं, अप टू हाउ मच परसेंटेज। तो आई विल टेक 100, मैं पूरी 100% तक ले सकती हूँ। थर्ड ऑप्शन है whether the foreign investment is received for a specific project or manufacturing unit or manufacturing plant. If in your case ये ऐसा है तो आप yes कर सकते हैं। This is a rare case as per my study. तो हमें ये सब डिटेल, अगर मैंने कोई प्लांट इंपोर्ट किया और कोई मशीन इंपोर्ट की है तो मुझे ये डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी ना? हाँ, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया है ना आपने, ओके हाँ, तो ये आपको एप्लीकेबल होगा। ओके, अब हाँ, बट ऐसा होगा नहीं जनरली। हाँ, बिकॉज ये शायद उसकी खुद की पहले के कंप्लायंसेस होंगे, आपके पास ये सब डिटेल्स होनी प्री होनी चाहिए। अगर ये है, हाँ, तो जनरली दिस इज नॉट हैपेंड विथ मी, सो आई विल जस्ट रीड आउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एफसीजीपीआर फॉर्म। इसको नो सिलेक्ट करके, नाउ दिस इज एफसीजीपीआर फॉर्म, यहाँ से फॉर्म फाइलिंग शुरू होती है। So this is first tab, issue details, date of issue। हमारा डेट ऑफ इशू एज पर सिलेक्टेड एफडीआई कल हमने जो किया था उसमें 7 अगस्त था, बट हम पोस्ट डेटेड नहीं ले सकते हैं इसमें। आज 18 जुलाई है तो मैं आज की डेट ले रही हूँ। नेचर ऑफ इशू अभी हमने बताया था, एक बार आप भी रीड कर लीजिए कि हम किस किस इशू के लिए ये फाइलिंग कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल प्राइवेट अरेंजमेंट, राइट्स इशू, बोनस इशू, मर्जर डीमर्जर अमालगमेशन, सब्सक्रिप्शन टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस वक्त भी अगर किसी फॉरेनर ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उस वक्त भी रिपोर्टिंग होगी। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ फेमा FVCIs, shares issued upon exercise of ESOP, issue of sweat equity shares, participating interest rights in oil fields, others। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम राइट सिलेक्ट करने वाले हैं, बट इन केस ऑफ राइट्स देयर आर 2 to 3 ऑप्शंस। राइट्स जनरली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम इशू करते हैं, बट राइट्स के अंदर और भी ऑप्शन होते हैं कॉल्ड रिनाउंसिएशन एंड बोर्ड डिस्पोजल। अब वो रिनाउंसिएशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी हो सकता है, आउटसाइडर्स को भी हो सकता है, राइट। सो व्हेन दिस रिनाउंसिएशन एंड बोर्ड डिस्पोजल, जब सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो राइट्स इशू अगर और रिनाउंस हुआ है या बोर्ड डिस्पोज हुआ है तो आउटसाइडर्स, नॉट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो हम वो अगस्त के अंदर फाइलिंग करेंगे। नेचर ऑफ इशू, रीजन, अगर हम राइट्स करते हैं, यहाँ पे राइट सिलेक्ट करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं इनिशियल एफसीजीपीआर नंबर मांगता है, मतलब यही पर्सन का पहले एफसीजीपीआर फाइलिंग डेफिनेटली होना चाहिए बिकॉज ही इज अ फॉरेनर। तो पहले पुराना एफसीजीपीआर जो अप्रूव हुआ है आरबीआई के थ्रू वो यहाँ डालिए, तो हमारे पास नहीं होगा बिकॉज वो आउटसाइडर है। तो इसमें और कोई ऑप्शन रिनाउंसिएशन का दिया नहीं गया है, इसलिए हम अदर सिलेक्ट करेंगे। ओके, या बट राइट नाउ विल गो बाय राइट्स ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या डालना है हम। या सो विल नॉट फिल ओवर योर whether the change in shareholding pattern due to this transaction being reported has already been accounted in the pre-transaction shareholding pattern। सर आप ये समझाएंगे एक बार वापस? अभी अगर तो आप पहली बार ही अलॉटमेंट कर रहे हो तो 100% आपने पैसा लिया है, सो प्री ट्रांजैक्शन शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये शेयर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि आपने इससे पहले इसका कभी एफसीजीपीआर फाइल नहीं किया है। लेकिन अगर आपने टुकड़ों में फाइल किया है, लाइक आपने 75% पैसा ही लिया, 10 रुपए के शेयर पे 7.5 रुपए ही लिया, तब भी आपको एफसीजीपीआर फाइल करना था, तब भी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट करना था, तब भी आपको PS3 फाइल करना था। तो आपने शेयर्स जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्लूड कर लिए होंगे लेकिन पैसा नहीं किया होगा। तो जब सेकंड स्टेज पे आप करोगे तो यहाँ पर आपका जो प्री ट्रांजैक्शन शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें वो शेयर ऑलरेडी हुए होंगे। अगर आपने पार्टली पेड शेयर पहले इशू किए थे तो उस केस में हमको यस लिखना है। अगर आप पहली बार में 100% पैसा लेके कर रहे हो तो आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न में वो शेयर्स इंक्लूड होंगे नहीं क्योंकि आपकी कैपिटल अभी पहली बार ही आप ये फॉर्म भर रहे हो, तो उस केस में हमको नो करना है। तो पार्टली पेड शेयर में अगर आप पहले एक बार फाइल कर चुके हो तो आपको यस करना है जब आप सेकंड स्टेज की रिपोर्टिंग कर रहे हो, और जब फुल्ली पेड कर रहे हो तो नो करना है, राइट।
इन 90% ऑफ द केसेस ये होगा नहीं, नो ही होता है। जो सर ने बताया वो केस अगर हुआ है तो डेफिनेटली यस करना है। सो पेड अप शेयर कैपिटल अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हम लिखेंगे 5 करोड़। दिस इज डन। हमें सेव एज ड्राफ्ट करना है। जैसे ही हमारा फर्स्ट टैब कंप्लीट, कोई भी टैब कंप्लीट होता है उसे हम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। अदरवाइज कुछ टाइमिंग होता है यहाँ पे, हाँ, उसके बाद वो लॉग ऑटो आउट लॉग आउट हो जाता है, तो हमारा हाँ। कुछ भी सेव नहीं होगा। गाइज 1 सेकेंड होल्ड करेंगे। आई हैव अ कुरियर एट माई प्लेस। श्योर श्योर। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन।